हेलो ऑल, आज हम चैप्टर 2 ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें स्टैंडर्ड रेंट और परमिटेड इंक्रीज इन दोनों के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन है। और आज का फॉरेन वर्ड है एलिबी। मीनिंग और एग्जाम्पल हम वीडियो के एंड में देखेंगे। हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट के वीडियो में हमने देखा था कि ये एक्ट रेंट और रिपेयर्स के बारे में जो भी लॉज है उनको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, उनको यूनिफाई करने के लिए बनाया गया था। तो अगर ये रेंट कंट्रोल करना है तो एक स्टैंडर्ड रेंट डिसाइडेड होना चाहिए। और ये रेंट कौन फिक्स करेगा? ऑब्वियसली कोर्ट। तो हम सेक्शन 8 में देखने वाले हैं कि कोर्ट कौन कौन से केसेस में रेंट फिक्स कर सकता है। तो इस सेक्शन की क्लॉज 1 में ऐसा लिखा है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 9, मतलब सेक्शन 9 में जो कुछ भी दिया गया है उसको कंसिडर करके फॉलोइंग केसेस में कोर्ट फिक्स रेंट डिसाइड कर सकता है। अब ये कौन कौन से केसेस है? तो पहली है, ऐसी प्रॉपर्टी अगर है जिसके रेंट को डिसाइड करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है, जैसे कि हमने सेक्शन 7 के क्लॉज 14 में देखा था कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जिस पर फिक्स रेंट डिसाइड नहीं है इस एक्ट में, तो उस केसेस में कोर्ट कैन डिसाइड द स्टैंडर्ड रेंट। सेकंड इज, अगर किसी इंसान ने एक पूरे प्रॉपर्टी का सिर्फ छोटा हिस्सा रेंट पे दिया है और अब उसको पूरी प्रॉपर्टी रेंट पे देनी है, या फिर अगर पूरी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है और उसको रिड्यूस करना है, तो रेंट क्या होना चाहिए ये कोर्ट डिसाइड कर सकता है। उसके बाद अगर किसी इंसान ने प्रॉपर्टी फ्री दी है टेनेंट को या फिर नॉमिनल रेंट पे दी है, तो उसको अगर एडिशन करनी है उस रेंट में तो भी कोर्ट डिसाइड कर सकता है। एंड देन नेक्स्ट इज, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट अराइज होता है अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रेंट को लेकर, तो कोर्ट इसमें स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। अब स्टैंडर्ड रेंट को लेके अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिस्प्यूट है तो कोर्ट फिक्स कर सकता है, ये हमने देखा। बट अगर परमिटेड इंक्रीज के बारे में अगर कुछ इश्यू अराइज होता है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो भी कोर्ट फिक्स स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड कर सकता है। ये क्लॉज 2 में दिया है। नाउ क्लॉज 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर कोई एप्लीकेशन फाइल करता है कोई भी टेनेंट, तो क्या प्रोसीजर होती है ये डिटेल में दी है। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी लॉ एक पार्टी के लिए लॉस कॉज करता है तो वो लॉ प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा लॉ फ्रेम नहीं होना चाहिए। इसलिए ये प्रोविजन बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर किसी ने एप्लीकेशन फाइल किया तो उसको एक प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है। तो ये प्रोविजन क्यों है? टू अवॉइड द हैरेसमेंट ऑफ लैंडलॉर्ड। नहीं तो कोई भी आएगा और किसी पे भी केस फाइल करेगा और बोलेगा कि हमें इस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट जानना है, बट लैंडलॉर्ड की ऐसी हैरेसमेंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये प्रोविजन है। सो क्या प्रोसीजर होती है? अगर कोई टेनेंट केस फाइल करता है तो कोर्ट पहले तो उस प्रॉपर्टी का एक स्टैंडर्ड रेंट डिसाइड करता है कि कितना रेंट होना चाहिए, और उस टेनेंट को कोर्ट ऑर्डर देता है कि इतना इतना रेंट आपको डिपॉजिट करना है। आप कोर्ट में डिपॉजिट कर सकते हो या फिर लैंडलॉर्ड को डायरेक्टली पे भी कर सकते हो। अगर टेनेंट ऐसा नहीं करता, इफ द टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट अमाउंट, तो ये एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं होता कोर्ट में और वो डिसमिस हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज क्लॉज 4। यहाँ पे लिखा है कि सूट के किसी भी स्टेज पे अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि इस प्रॉपर्टी का रेंट एक्सेसिव है, ज़्यादा है, तो कोर्ट उस प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगा एंड देन टेनेंट को उतना रेंट कोर्ट में डिपॉजिट करने के लिए ऑर्डर करेगा या फिर उतना रेंट लैंडलॉर्ड को पे करने के लिए बोलेगा। अगर वो जो स्पेसिफिक टाइम है उस टाइम में अगर टेनेंट वो डिपॉजिट नहीं करता तो वो सूट डिसमिस हो जाता है। द टेनेंट विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपीयर इन और डिफेंड द सूट। और 5th क्लॉज सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे लिखा है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट अंडर सबसेक्शंस 3 एंड 4। अगर कोई टेनेंट जितना अमाउंट बोला गया है उतना अमाउंट डिपॉजिट नहीं करता तो इस केस का अपील कहीं पे नहीं हो सकता। ही हैज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज टू डिपॉजिट द मनी, अदरवाइज देयर इज नो ऑप्शन फॉर हिम टू अपील एनीवेयर।
और अगर सेम बिल्डिंग में दो टेनेंट्स रह रहे हैं दो अलग अलग प्रॉपर्टी में, तो वो एक साथ एप्लीकेशन कर सकते हैं, जॉइंट एप्लीकेशन। नाउ द 9th सेक्शन। सेक्शन 8 की शुरुआत ही सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 ऐसे हुई थी। तो सेक्शन 9 में ऐसा दिया है कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी का रेंट फिक्स किया है कोर्ट ने पहले से ही, तो फिर से अगर उस प्रॉपर्टी के बारे में कोई एप्लीकेशन आता है तो कोर्ट विल नॉट एंटरटेन दैट एप्लीकेशन, बिकॉज पहले से ही उसके लिए स्टैंडर्ड रेंट फिक्स किया गया है। इसके अलावा अगर कोई केस आती है जो हमने सेक्शन 8 में देखी, तो कोर्ट फिक्स कर सकता है, बट पहले से ही अगर है फिक्स तो नहीं कर सकता। अब सेक्शन 10 में दिया है कि जो भी कोर्ट ने फिक्स किया है रेंट या फिर इस एक्ट में जो फिक्स किया गया है उससे ज़्यादा अगर कोई लैंडलॉर्ड टेनेंट से लेता है तो वो इलीगल होगा और इसके लिए पनिशमेंट भी होगी। तो ये जो प्रोविज़न है कि जो भी फिक्स रेंट होगा उससे ज़्यादा लैंडलॉर्ड नहीं ले सकता, नहीं क्लेम कर सकता। इस प्रोविज़न का अगर कॉन्ट्रावेंशन होता है तो ये ऑफेंस पनिशेबल होगा। दो पनिशमेंट्स हो सकती है, एक तो इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन। इम्प्रिजनमेंट 3 मंथ से ज़्यादा नहीं हो सकती और फाइन 5000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। और कुछ केसेस में दोनों भी एक साथ हो सकते हैं, इम्प्रिजनमेंट भी और फाइन भी। अब ये जो नंबर दिए हैं कि फ़ाइन कितना हो सकता है या फिर इम्प्रिजनमेंट कितने महीनों तक हो सकती है, ये MCQ में आ सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। सो दिस इज़ इट। इसके आगे के सेक्शंस हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम एलिबी का मीनिंग देखेंगे। अब अगर एक क्राइम कमिट किया है किसी ने और पुलिस को एक इंसान पे शक है और अगर उस इंसान को एक प्रूफ दिखाना है, एक एविडेंस दिखाना है कि मैं उस टाइम उस प्लेस पे नहीं था, कहीं और था, तो वो जो प्रूफ दिखाएगा, वो जो एविडेंस दिखाएगा कि मैं वहाँ पे नहीं था जहाँ पे क्राइम कमिट हुआ है, मैं किसी और प्लेस पे था और आई एम नॉट द क्रिमिनल, तो उस प्रूफ को, उस स्टेटमेंट को एलिबी बोलते हैं। सो वी विल सी वन एग्जाम्पल। शी हैज़ एन एलिबी फॉर द होल ऑफ येस्टरडे इवनिंग। सो जिस दिन शाम को क्राइम कमिट हुआ था एक पर्टिकुलर प्लेस पे, उस टाइम एक लड़की वहाँ पे नहीं थी। ये उसके पास एविडेंस है ये प्रूव करने के लिए, इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि शी हैज़ एन एलिबी। थैंक यू।